हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा अभी देने वाले हैं, लिखित परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में दोस्तों। शार्ट आंसर और वेरी शार्ट आंसर के रूप में जिसका यूज आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों, तो इनको ज़रूर देखें आप लोग और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षा को देखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे उनको आपको लगातार वीडियोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं चैनल पर। पिछले कई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, समरी पोएम की है और जो शार्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर भी, ये सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड करा दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है अभी तक, तो चैनल पर विजिट करके बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके आप अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपको उपलब्ध मिलेंगे। और वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक कर दीजिए आप लोग। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में वेरी शार्ट आंसर, सेक्शन बी में शार्ट आंसर और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर होते हैं। तो आप वेरी शार्ट आंसर और शार्ट आंसर में, इन दोनों में आप इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, इस आंसर का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाई टेनिसन, यानी जो आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, जी हाँ, जिनकी पोएम आपके कोर्स में इंक्लूड है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, इसकी समरी भी आपको अपलोड कर दी गई है, उसको देख लीजिए आप। और तो इसी में क्वेश्चन, इसी पोएम से रिलेटेड कह रहा है कि टेनिसन साहब किसकी मृत्यु पर विलाप करते हैं, यानी इस कविता में टेनिसन साहब ने किसकी मृत्यु पर विलाप किया है। आप जान लीजिए दोस्तों, ये आपकी एक एलगी है, यानी शोक गीत है। ये पोएम जो आपकी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक शोक गीत है और इसमें किसी की मृत्यु पर विलाप किया गया है। आप जानते हैं कि एलगी में यही सब होता है, यानी शोक गीत ही होता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाई टेनिसन, यानी किसकी मृत्यु पर टेनिसन विलाप करते हैं। तो आंसर में देखते हैं कि क्या चीज़ है कि द मैन हु इज मॉर्ड इन द पोएम ब्रेक 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 इज टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसके बारे में विलाप किया गया है, यानी जिसकी मृत्यु पर विलाप किया गया है इस पोएम में ब्रेक 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 में, इज टेनिसन्स फ्रेंड, वो कौन है, टेनिसन के मित्र हैं, जिनका नाम है आर्थर हेनरी हालम। जी हाँ, जिनका क्या नाम है, आर्थर हेनरी हालम। यानी इस कविता में अर्थात टेनिसन के द्वारा जिसकी मृत्यु पर विलाप किया गया है, वो उनके बहुत ही करीबी मित्र आर्थर हेनरी हालम हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हालम वाज नॉट ओनली टेनिसन्स फ्रेंड, यानी हालम साहब जो थे वो केवल टेनिसन के मित्र ही नहीं थे, और क्या थे, आगे देखते हैं, बट वाज आल्सो इंगेज्ड टू मैरी हिज सिस्टर, यानी वो मित्र के अलावा और क्या थे, उनकी इंगेजमेंट हुई थी टू मैरी, यानी शादी के लिए, हिज सिस्टर अर्थात टेनिसन की बहन से। यानी हेनरी हालम जो थे वो टेनिसन के केवल मित्र ही नहीं थे, बल्कि उनकी बहन से शादी करने वाले भी थे और उनकी इंगेजमेंट अर्थात सगाई हो चुकी थी। आगे देखते हैं, हालम डाइज इन हिज प्रीमेच्योर स्टेट, अर्थात हालम साहब की मृत्यु जो है वो कब हो गई थी, अल्पायु में ही, यानी अपनी अवस्था के, अपनी आयु के ही बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो गई थी। आई इन द एज ऑफ 23, यानी कब, 23 साल की उम्र में, यानी केवल 23 साल की उम्र में ही, अल्पायु में ही टेनिसन के मित्र जो थे हालम, उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, टेनिसन इज प्रोफाउंडली शॉक्ड, यानी टेनिसन साहब जो थे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए थे, एट हिज डियरेस्ट फ्रेंड, यानी अपने सबसे प्रिय मित्र जो थे उनके,
अनटाइमली डेथ, यानी अपने सबसे प्रिय मित्र के असामयिक मृत्यु पर, यानी अनटाइमली डेथ यानी असामयिक मृत्यु पर क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, प्रोफाउंडली शॉक्ड यानी स्तब्ध हो गए थे। आगे देखते हैं, ही इज इंस्पायर्ड टू राइट दिस एलजी, यानी इस एलगी को लिखने के लिए वो इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए, इन आर्डर टू एक्सप्रेस हिज हार्ट फेल्ट ग्रीफ, यानी इस क्रम में कि अपने जो उनके हृदय से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख को महसूस किया था, यानी हृदय के अत्यंत दुख के कारण, अपने आत्मिक दुख के कारण इस कविता को लिखने के लिए वो प्रेरित हुए, इस शोक गीत को लिखने के लिए प्रेरित हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द वर्ल्डली ट्रेंड, यानी सांसारिक प्रवृत्तियों के बारे में, वर्ल्डली ट्रेंड के बारे में कवि क्या सोचता है, यानी टेनिसन साहब क्या सोचते हैं किसके बारे में, वर्ल्डली ट्रेंड अर्थात सांसारिक प्रवृत्तियों के बारे में या सांसारिक क्रियाकलाप या विशेषताओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं आंसर में कि क्या सोचते हैं टेनिसन साहब, कि द पोएट थिंक्स दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कभी ये सोचता है कि मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ है, यानी उसके कार्य हैं, क्रियाकलाप जो हैं, एंड नेचर और प्रकृति के, डू नॉट स्टे एट समवन्स डेथ, यानी किसी की मृत्यु पर रुकते नहीं हैं। जी हाँ, समवन्स डेथ अर्थात किसी की मृत्यु पर, डू नॉट स्टे अर्थात रुकते नहीं हैं, यानी जो मनुष्य का क्रियाकलाप है, मनुष्य के कार्य व्यवहार हैं, या प्रकृति का जो भी क्रियाकलाप है, यानी जैसे प्रकृति आगे बढ़ती है, जो कुछ भी होता है, प्राकृतिक चीज़ें जो पर डे हो रही हैं, वो किसी की मृत्यु पर रुकती नहीं है, ऐसा कवि बताता है। दिस वर्ल्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी ये संसार जो है वो कैसे रहता है, अनचेंज रहता है, परिवर्तित रहता है। अनचेंज, उसके बाद है अन अटेक्टेड एंड इनडिफरेंट टू समवन, अनअफेक्टेड लिखा हुआ है, यानी अपरिवर्तित रहता है और अप्रभावित रहता है, एंड इनडिफरेंट टू समवन्स सारो, यानी और इनडिफरेंट उदासीन रहता है, समवन्स सारो किसी के दुख पर, मिजरीज कष्ट पर, एंड डेथ और मृत्यु पर, यानी किसी के दुख दर्द और मृत्यु पर इस संसार का कोई कार्य रुकता नहीं है। पूरा संसार जो है उसके प्रति एकदम अपरिवर्तित, अप्रभावित और उदासीन रहता है, यानी ये संसार की गतिविधि है। टेनिसन साहब ने अच्छे से एक्सप्रेस किया है इस पोयम में, यानी कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए तो अन्य किसी व्यक्ति पर, यानी जो संसार के अन्य लोग हैं या आस पड़ोस के ही जो लोग होते हैं, उनके भी क्रियाकलाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या नेचर की किसी भी गतिविधि पर, किसी भी क्रिया पर कोई चेंजेज नहीं होते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही बात इस पोयम में कवि ने बताया है। आगे देखते हैं, इफ़ समवन गेट्स लॉस, इफ़ समवन गेट्स लॉस, यानी यदि किसी का लॉस होता है, नुकसान होता है, इट इज़ हिज पर्सनल लॉस, तो ये उसका व्यक्तिगत नुकसान होता है, यानी किसी का भी नुकसान हो जाए, किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए या अन्य कोई कष्ट हो जाए, तो उसका व्यक्तिगत होता है, यानी उससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा टेनिसन साहब बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि नेचर आल्सो गोज ऑन हर कोर्स, यानी नेचर प्रकृति जो है वो भी कंटिन्यू चलती रहती है, यानी अपना क्रियाकलाप उसका प्रकृति का जो है चलता रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई स्टे अर्थात कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। इसको आप वेरी शॉर्ट आंसर में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इसको दो या एक बार पढ़ेंगे, 2-3 बार आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों। व्हाई डज द पोएट, यानी कवि जो है, व्हाई डज द पोएट शो हिज एक्सट्रीम जीलसी, यानी अपनी अत्यधिक ईर्ष्या क्यों दिखाता है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय एंड सेलर्स लैड, यानी फिशरमैन का जो लड़का है, फिशरमैन के अर्थात नाविक के लड़के, और फिशरमैन अर्थात मछुआरे के लड़के, एंड सेलर्स लैड, सेलर लैड अर्थात नाविक के लड़के से इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घृणा या ईर्ष्या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईर्ष्या क्यों दिखाता है, यानी कवि जो है वो मछुआरे के लड़के और नाविक के लड़के से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या
क्यों दिखाता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर में आप देखते हैं कि वो क्यों ईर्ष्या दिखाता है, देखते हैं। व्हेन डज द पोएट सीज द फिशरमैन्स बॉय, यानी जब कवि जो है फिशरमैन के बॉय को अर्थात मछुआरे के लड़के को देखता है, साउटिंग लाउडली यानी तेज तेज से चिल्लाते हुए, आउट ऑफ जॉय यानी प्रसन्नता से, वाइल प्लेइंग विथ हिज सिस्टर यानी जब वो अपने बहन के साथ खेल रहा होता है, एंड द सेलर्स लैड और नाविक के लड़के को, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग यानी एक मधुर गीत गाते हुए, सिटिंग इन हिज बोट ऑन द सी अर्थात समुद्र में अपनी बोट में बैठे हुए अर्थात अपनी नाव में बैठे हुए जब नाविक के लड़के को गाते हुए, तथा मछुआरे के लड़के को अपनी बहन के साथ खेलते हुए और बड़ी प्रसन्नता से चिल्लाते हुए देखता है, तब क्या होता है, ही इनवीज दियर फॉर्च्यून, तब वो क्या करता है, ही इनवीज दियर फॉर्च्यून, तब उनके भाग्य से वो ईर्ष्या करता है, यानी उसके भाग्य से अर्थात उन बच्चों के भाग्य से उसे ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। बिकाज आगे देखते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ से देखते हैं, बिकाज दे ओनली एड हिज ग्रीफ, यानी वो केवल क्या करते हैं, उसके दुख को बढ़ाते हैं। यानी जब वो कवि जो है इन बच्चों को गाते हुए और खेलते हुए देखता है, चिल्लाते हुए आनंद से देखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा घृणा हो जाती, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, क्योंकि ये उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एंड दे आर आल्सो इंटायरली इनडिफरेंट टू हिज सारो, और वो पूर्णतया वो क्या होते हैं, उदासीन रहते हैं, टू हिज सारो अर्थात कवि के दुख के प्रति, यानी उन बच्चों को कवि के दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एकदम से उदासीन है उसके प्रति, यानी वो अपने मित्र के मृत्यु पर अर्थात अपने फ्रेंड के मृत्यु पर, उसकी डेथ पर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन उन बच्चों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हंसते हैं, गाते हैं, तो इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है उनसे। आगे देखते हैं, ऑन वन साइड द पोएट इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, यानी एक तरफ तो कवि जो है वो अपने फ्रेंड के मृत्यु पर विलाप कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड लेकिन दूसरी तरफ, दे आफ्टर बीइंग केयर फ्री इंजॉइंग, लेकिन वो क्या होते हैं, एकदम केयर फ्री हो करके यानी चिंता रहित हो करके इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, यानी वो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम केयर फ्री हो करके इंजॉय करते हैं। तो इस बात को लेकर के कवि जो है इसमें उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या दिखाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाउ डज द पोएट मेक अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हैप्पी चिल्ड्रन एंड हिज ओन सारो, यानी कवि जो है वो किस प्रकार से बच्चों के यानी हैप्पी चिल्ड्रन जो प्रसन्नचित बच्चे हैं और अपने दुख एंड हिज ओन सारो यानी अपने दुख के बीच में किस तरह जो है विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास दिखाता है, यानी कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करता है, दिखाता है। तो आंसर में देखते हैं कि क्या दिया गया है, द पोएट कॉन्ट्रास्ट हिज ओन फीलिंग्स, यानी अपने फीलिंग को, अपने दुख फीलिंग ऑफ सारो अर्थात दुख की फीलिंग्स जो उसकी भावनाएं हैं उसको, विथ द मेरी मूड ऑफ द प्लेइंग एंड सिंगिंग चिल्ड्रन, यानी जो खेलते हुए और गाते हुए बच्चे हैं उनके जो उनकी मेरी मूड अर्थात उनकी जो आनंदमय मनोदशा है उस दोनों के प्रति जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है उनके बीच में, अर्थात अपने दुख और बच्चों की खुशी के बीच में एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। आगे क्या कहते हैं कि देयर मे बी अ ग्लूम इन हिज लाइफ द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कभी आगे बताता है टेंशन साहब बताते हैं कि देयर मे बी अ ग्लूम इन लाइफ द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी संसार में अत्यधिक रूप से क्या हो सकता है कि अ ग्लूम इन लाइफ, यानी जीवन में दुख या कष्ट या अंधकार हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं अत्यधिक रूप से, यानी बहुत ज़्यादा, कवि के कहने का मतलब ये है कि संसार के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यानी अधिकाधिक लोग जो हैं वो परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, एंड स्पेशली द कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन, और मुख्य रूप से जो बच्चों की कम्युनिटी है, बच्चों का समुदाय है, इज़ नॉट सीड विथ ग्लूम, यानी इस दुख कष्ट से वो कभी
प्रभावित नहीं होते, यानी उनसे कभी ग्रसित नहीं होते। यानी कवि के कहने का मतलब है कि संसार में बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, लेकिन बच्चों को इस दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी समुदाय को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात कवि जो है इस पोयम में बताना चाहता है, यही कॉन्ट्रास्ट वो जो है उत्पन्न करता है, यही इसी पर चर्चा करता है। आगे, द ग्रीफ ऑफ द पोएट, यानी कवि का दुख जो है, बिकम्स ऑल द मोर पॉइग्नेंट, यानी जो कवि का दुख है वो हो जाता है अत्यधिक रूप से, बहुत ज़्यादा मार्मिक हो जाता है, आप कह सकते हैं मार्मिक हो जाता है, यानी बहुत गहरा दुख हो जाता है, पॉइगमेंट हो जाता है। एट द साइट ऑफ चीयरफुलनेस ऑफ द फिशरमैन्स बॉयज, यानी जो फिशरमैन का लड़का है, अर्थात जो मछुआरे का लड़का है, उसकी प्रसन्नता पर, उसकी प्रसन्नता के दृश्य पर कवि का दुख जो है वो अत्यधिक मार्मिक हो जाता है। यानी उसको देख करके, उसको प्रसन्नचित चीयरफुल देख करके कवि क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है इस बात को लेकर कि इन बच्चों पर किसी के सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बहुत आनंदमय है, बहुत ही ज़्यादा आनंदित हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मेरा दुख जो है, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इस बात को लेकर के कवि जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उनसे ईर्ष्या भी रखता है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी ब्रेक पोएम से रिलेटेड थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये कंपोज की गई है पोएम, इसको आप ज़रूर रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।